हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं उसी एग्जाम पेपर का मैथ्स का पोर्शन जो कि 50 क्वेश्चंस है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, बाकी और भी ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि नेक्स्ट ही मंथ आपका एग्जाम आने वाला है। तो देखो यहाँ पर हम मैथ्स पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं 2022 का, जो कि सेट ए मेरे पास है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 आपसे ये कहा गया है, एक्स टैंक को 12 घंटे में तथा बाई जो है वो टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर दो पाइप लगे हुए हैं एक टैंक में जिसका नाम एक्स है, वो 12 घंटे में भर रहा है। प्लस साइन मैंने इसलिए लगाया कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भरने वाला है। और वाई जो है उसको 8 घंटे में भर रहा है, ये भी हमने प्लस लगा लिया। फिर आगे कहा है एक तीसरा पाइप जेड जो है वो टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ पर हमने जेड लिखा और ये 15 घंटे खाली करने में लगा रहा है, तो माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये खाली करने वाला टैंक है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 5 घंटे में टैंक का कितना हिस्सा भर जाएगा। अब यहाँ से देखो आपको करना ये होता है, इन तीनों नंबर्स का ना एलसीएम ले लो। तो 15 का, 8 का और 12 का अगर हम एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 120। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए अच्छे से। अब देखो 12 से अगर मैं 120 को डिवाइड करूं तो 10 एफिशिएंसी आएगी, मतलब जो एक्स है ना टैंक, वो भरेगा इसको 10 यूनिट पर आवर के हिसाब से। और फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार जाएगा। ऐसे ही 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि इन तीनों को ना हम एक साथ खोल दे रहे हैं। अगर तीनों को एक साथ खोल दे रहे हैं तो देखो पहला वाला प्लस 10 भर रहा है, ऐसे ही दूसरा वाला प्लस 15, तो ये टोटल मिलाकर हो गया 25। और 25 जो खाली करने वाला है ना उसको हम माइनस करेंगे, तो 25 में से मैंने 8 माइनस कर दिए तो ये कितने बचे 17। अब यहाँ से हमसे ये कहा गया है कि ये जो 17 यूनिट हम भर रहे हैं ये 120 यूनिट का ही तो भर रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में भरा जा रहा होगा 17 सही 17/120। और हमसे पूछा कितने घंटे में है, 5 घंटे में। तो इसका इंटू हम कर देंगे 5 से, और 5 से कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 17/24 भाग जो है टैंक का भर जाएगा 5 घंटे में, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है। और ये क्वेश्चन जो था ये पाइप एंड टंकी से आपको दिया हुआ था, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, उसमें ये कहा गया है कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की डिस्काउंट देता है। तो मतलब ऐसे मान के चलो कि कोई भी वस्तु होगी उस पर वो 4% डिस्काउंट दे रहा है। फिर आगे कहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, मतलब सीपी हमने मान लिया कितने रुपए था, 100 रुपए था, और वह उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो मतलब अगर वो इस पर 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो इसे कितने में बेचना चाह रहा होगा वो 120 में, लेकिन उसे 4% का डिस्काउंट भी देना है। तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो एमआरपी पर अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो कोई एक वैल्यू होगी उस पर उसने 4% का डिस्काउंट दिया होगा, तो डिस्काउंट देने के बाद ही तो एसपी आया होगा। इसका मतलब ये है कि एमआरपी जितना भी होगा उसका 96% जो होगा वही हमारा एसपी होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एमआरपी हमें निकालना है, तो एमआरपी हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। एसपी कितना माना 120, तो 120 गुणा ये 100 उधर इंटू में चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 96। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो 12 धाई 110 और 12 अट्ठे 96, और फिर इसको 4 से काट लो, 4 दूनी 8, ये 25 बार कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 5 बार, यानी कि 25 पंजे 125 रुपए। तो उसको जो एमआरपी रखना पड़ेगा ना वो 125 रुपए रखना पड़ेगा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। 125 रुपए वो एमआरपी रखे तो उस पर 4% का डिस्काउंट देके वो 120 में बेचेगा, और 120 में बेचेगा तो 100 उसकी लागत थी, उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103, इसमें ये कहा गया है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो आप यहाँ से ना एक बात समझो, ऐसे सोचो कि पहली बार में एक भुजा एक थी तो वो हमने कितनी कर दी, 2 कर दी, और दूसरी वाली भी एक थी वो भी 2 कर दी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो वो होता है भुजा गुणा भुजा। अगर मैंने पहली भुजा ये मानी है और दूसरी भुजा ये मानी है तो इसको भी मैंने 1 से 2 कर दिया और इसको भी 1 से 2 कर दिया। तो अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का इंटू। तो इन दोनों का इंटू करो तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया ये, तो आप कहोगे 3 बढ़ गया। और 3 किस पर बढ़ा है, 1 पर। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप कहो 3/1 इंटू 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 300।
तो ये 300% इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104 को, तो इसमें ये कहा गया है कि प्रथम 25 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। मतलब हमें करना ये होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ से कहाँ तक 25 तक, और अपॉन उसको 25 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप ये देखो कि अगर मुझे n पूर्णांकों का सम निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। तो आप ये देखो कि अगर मुझे 25 नंबर्स का सम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 25 और गुणा 25 से एक ज्यादा यानी कि 26 और बटे 2, ये तो सम आ गया। और 25 से हम डिवाइड करेंगे इसका एवरेज निकालने के लिए, तो 25 से 25 कट जाएगा और 2 से कटेगा ये 13 बार, यानी कि 13 जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब बी जो है वो सही आंसर है। और अगर आप चाहें तो सबको जोड़कर 25 से डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, वहां से भी आपका आंसर 13 ही आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र की दोगुनी उम्र का है। मतलब पिता के और पुत्र के बीच में जो रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब क्या है कि अगर पुत्र की आयु 1 होगी तो पिता की आयु 2 वर्ष होगी। अब ये कहा गया है कि अब से 20 साल पहले आप चले जाओ। अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो पिता की और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? तो कहा है कि 20 साल पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था, मतलब 12:1। तो पहले रेशियो रहा होगा 12:1। पूछा गया है उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, यानी कि ये वाली जो एज है वो आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसको करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ रेशियो के उससे कर रहे हैं। यहाँ इन दोनों का अंतर है 1 और यहाँ इन दोनों का अंतर है 11। अगर रेशियो है एक ही व्यक्ति की एज के, मतलब दो ही व्यक्ति हैं, तो उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे ना आप 11 से इंटू कर लो, तो ये नया रेशियो क्या बन जाएगा? देखो पहला वाला तो 12:1 ही रहेगा, और इसमें हमने 11 से इंटू कर दिया तो ये 22 बन गया और ये हो गया 11। अब देखो यहाँ पर भी 11 का अंतर है और ऊपर भी 11 का अंतर है। तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस हुआ। तो अगर मैं पुत्र की ही आयु देख लूँ तो पहले 1 थी, अब कितनी हो गई? 11, मतलब 10 यूनिट बढ़ा होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो 10 यूनिट है ना, ये कितने के बराबर है? जितना साल का यहाँ पर गैप है। तो 20 साल का गैप है। मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2 के। तो आप ये कहो कि 22 यूनिट तो होंगे 44 के बराबर और 11 यूनिट होंगे 22 के बराबर। और 44 और 22 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी में। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106 को, तो उसमें देखो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है और फिर U1 U2 U3 U4 और U5 तक के टर्म्स का सम पूछा गया आपसे। तो देखो जब आप इसमें सबसे पहले 1 रखोगे n की जगह पर, तो हमें क्या मिलेगा? 1/1 यानी कि 1 आएगा, और माइनस 1/1+1 यानी कि 2। और फिर जब इसमें 2 रखोगे तो यहाँ से मिलेगा प्लस 1/2 और माइनस 1/3। फिर जब इसमें 3 रखोगे तो प्लस 1/3 मिलेगा और माइनस 1/4 मिलेगा। फिर जब इसमें 4 रखोगे तो प्लस 1/4 मिलेगा और माइनस 1/5 मिलेगा। और फिर जब इसमें 5 रखोगे तो यहाँ से आएगा प्लस 1/5 और ये आएगा माइनस 1/6। तो अब यहाँ पर ये देखो कि ये वाले जो टर्म्स है ना सारे बीच वाले ये कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो कौन कौन सा बचेगा? सिर्फ पहला टर्म यानी कि 1 और लास्ट वाला यानी कि 1/6। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 या 6 माइनस 1 अपॉन ये। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो 5/6 आएगा। मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107 को, तो उसमें ये कहा गया है कि यदि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तथा उनका लासा इतना है, तो दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा? अब देखो यहाँ से ना आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो 3 है और ये 4 है, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर अगर है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर होगा A/B/HCF। ठीक है, इसको आप याद रखना। जहां पर ए और बी जो है ना दोनों ये को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या है। तो आप कहोगे 48 तो एलसीएम है। ए की जगह हमने 3 मान लिया और बी की जगह हमने 4 मान लिया और इंटू HCF। तो आप ये देखो कि ये दोनों टर्म इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में जाएंगे। मतलब HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48/3 इंटू 4। और 3 इंटू 4 हो गया 12 और 12 से कट जाएगा 12 चौक 48। यानी कि इन नंबर्स का HCF कितना आ जाएगा? 4। तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108 को, तो उसमें ये कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है
और प्रत्येक संख्या में से 10 घटाने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल इक्वेशन बना लो, दोनों को x लगाकर अलग करो तो पहला हो जाएगा ये 4x और अपॉन ये हो जाएगा 7x। और इसमें क्या कहा गया है, दोनों में से 10 घटा दिया, तो ऊपर भी 10 माइनस कर दो, नीचे भी 10 माइनस कर दो। तो ये कितना हो जा रहा है, 1:2 यानी कि 1/2 हो जा रहा है। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो। तो कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और माइनस 10 दूनी 20 और इक्वल्स टू 7x माइनस के 10। यहाँ से एक्स एक्स वाले टर्म्स एक साइड कर लो तो अकेला x बचेगा और ये 20 उधर जाएगा तो ये आ गया 10। मतलब x की जो वैल्यू आ रही है ना वो 10 आ रही है। तो आप इसमें भी 10 का इंटू कर दो यानी कि 4 इंटू 10 तो ये 40 आ जाएगा। और 7 में भी 10 का इंटू कर दो, 7 इंटू 10 यानी कि 70 आ जाएगा। हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी तो हम कहेंगे 70, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो आप, वो कैसे? एक रेशियो दे रखा है 4:7 और दूसरा दे रखा है 1:2। आप ये देखो कि रेशियो बराबर होने चाहिए इनका गैप, तो यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ पर 1 का गैप है। तो गैप बराबर करने के लिए मैं इसमें 3 का इंटू कर लूँ तो ये बन जाएगा 3:3 2 जा 6। अब देखो यहाँ भी 3 का गैप हो गया। तो आप ये देखो कि 7 से 6 हो रहा है तो कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर। अगर 1 का अंतर मुझे इस 10 के बराबर दिख रहा है तो इसका मतलब 4 हो जाएगा 40 और 7 हो जाएगा 70। तो आप यहाँ से भी रेशियो के मेथड से भी इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको सही लगे वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 109। इसमें ये कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि किसी 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 22 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग, यानी कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो यानी कि 4 गुना 22 के बराबर होगा। तो पूछ रहे हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ से ना आर निकाल लो। तो आर कितना आएगा, 4 इंटू 22 अपॉन 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू रख दी हमने 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया और 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 14। अब हमसे पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू, क्योंकि हमारे आंसर्स पाई में ही है तो आप पाई को मत कहो कुछ भी, पाई इंटू और आर यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 पाई। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में, तो उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक खुला वक्र है। खुला मतलब ओपन, और ओपन आपको कौन सा दिख रहा है, सी। तो इसका सी आंसर जो है वही करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 111। तो 111 में ना देखो यहाँ भी रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा है और पावर भी सेम है। तो आप डायरेक्ट ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2 रख सकते हो। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा ये, 1 + 2 अपॉन 1 - 2। तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -1, यानी कि -3 जो है वो इसका आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया है और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112। इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात ये है तो चतुर्भुज के कोणों का मान क्या होगा। देखो अंतः कोण मतलब अंदर बनने वाले कोण, जो कि इंटरनली है। तो इनका रेशियो दे रखा है आपको। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो आप क्या काम करो, इन सबको प्लस करके 360 के बराबर कर दो। मतलब 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, यानी कि ये जो 18 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 360 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 360 डिवाइडेड बाय 18, और 18 दूनी 36, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू वो किसके बराबर आ गई, 20 के बराबर आ गई। तो आप ये कहो कि 3 यूनिट कितने के बराबर होंगे, तो आप हर किसी में 20 से इंटू कर लो। अब हर किसी में 20 से इंटू करोगे तो क्या नंबर्स बनेंगे, देखो 20 तिया 60, 60 वाला ये है, और 20 चौक 80, और 20 पंजे 100, और 20 छिंग 120, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाली और उसको इन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113। अब देखो ये जो है ना इस तरीके की इन्फिनिटी सीरीज दी होती है। तो जब कभी आपको इस तरह की इन्फिनिटी सीरीज दी हो तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है ना उस नंबर के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका अंतर 1 आ जाए। तो आप कहोगे 2 और 3 हो गया,
और अगर इसके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है तो बड़ा वाला जो है वही हमारा आंसर होता है। अगर इसके बीच में माइनस का साइन होता मतलब यही कैसी सीरीज होती, √6 माइनस √6 माइनस √6 और ये भी इन्फिनिटी तक जाती। तब भी मुझे इस 6 के 2 फैक्टर्स ऐसे करने होते जो डिफरेंस देकर जाए 1 और फिर जो छोटा नंबर है वो मेरा आंसर होता। फिलहाल यहाँ पर तो प्लस है इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, तो उसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल देकर जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम किसका, 24 का, 30 का और 54 का, और उसमें जोड़ देना है 5। ठीक है, तो 24 और 30 और 54 का एलसीएम हम निकालेंगे किससे, प्राइम फैक्टर मेथड से, यानी कि 24 ये 30 और ये 54। इसको कट कर लो आप, किससे कटेगा ये, 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 12 टाइम्स, ये 15, 2 दूनी 4, सत्ते 24, ठीक है। 3 से इसको काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 नम 27। अब देखो इसके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, तो इन सब की कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, तो 9 पंजे 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, 36 दिया हो गए आपके 72, सॉरी 108, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम कितना, 1080, और इसमें 5 हमें प्लस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1085। और ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप एलसीएम के इस तरह के क्वेश्चंस डिटेल में सीखना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ के 2 वन शॉट डाले हुए हैं। आप उन्हें देख लोगे ना, हर तरीके का क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115, उसमें ये कहा गया है कि यदि n एक पूर्णांक संख्या है तब संख्या n³ माइनस n जो है वो सदैव किससे विभाजित होगी। तो देखो पूर्णांक हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे पूर्णांक ही तो हैं। अब यहाँ से आप क्या काम करो, कोई से भी नंबर्स रख कर देखो, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर 1 रखा, तो 1 का क्यूब -1 आएगा यानी कि 0 मिलेगा मुझे यहाँ से। अच्छा 2 रख कर देखो, तो 2 जब आप रखते हो तो 2 का क्यूब -2 मिलेगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 6 मिलेगा। फिर 3 रख कर देखो, तो 3 का क्यूब आएगा माइनस के 3 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही फिर 4 रख कर देखो, तो 4 का क्यूब करोगे और 4 उसमें से माइनस करोगे तो 64 माइनस 4 60 आ जाएगा। अब इन नंबर्स पर जरा ध्यान दो, क्या ये 11 से सभी कट रहे हैं? नहीं। ये 5 से सभी कट रहे हैं? नहीं। ये 7 से सभी कट रहे हैं? नहीं। लेकिन 6 से देखो ये सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116, तो इसमें ये कहा गया है कि दिए गए चित्र के अनुसार एक वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। यदि वृत्त का केंद्र O है तो आपको ये एंगल बताना है कि BOC कितना होगा। तो देखो इसके लिए ना आप एक थ्योरम याद रखना। वो थ्योरम क्या है, अगर किसी भी कोण से यानी कि जीवा से एक एंगल बने सेंटर पर और दूसरा एंगल बने सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पर, तो ये जो परिधि पर बनने वाला एंगल है अगर ये x है तो सेंटर पर बनने वाला एंगल इसका 2 गुना होता है यानी कि 2x होता है। इस वाली थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं जो कि कितने डिग्री के होते हैं, 60। तो आप ये कहोगे कि ऊपर ए एंगल जो होगा ना ये 60 होगा, तो इसके बाद जो सेंटर पर बनेगा वो इसका डबल होगा यानी कि इंटू 2, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर थ्योरम आपको याद होगी तो आप जल्दी से इसको बना लोगे, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, उसमें ये कहा गया है कि एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार आपको किलोग्राम में इस प्रकार दिया है। तो आपसे कहा गया है कि इस कक्षा में औसत भार से अधिक भार वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो देखो आपको यहाँ पर ना जल्दी से इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आप एक काम करो, सारे नंबर्स में देखो कि ये नंबर्स कौन सी संख्या के आसपास के हैं। तो मुझे यहाँ पर देखो 33 से स्टार्ट हो रहे हैं, 45 तक जा रहे हैं, तो बीच में एक कॉमन नंबर मुझे 40 दिख रहा है। तो सबसे पहले ना मैं अपनी तरफ से एक औसत लेट कर लेता हूँ कि मैंने माना 40 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 40 से जितना कम होगा, देखो 40 से पहला नंबर कितना कम है, 7, तो आप -7 लिख लो। फिर देखो 40 से 35 कितना कम है, 5, तो -5 लिख लो। फिर 38 कितना कम है, 2,
तो -2 लिख लो। 39 जो है वो -1, अच्छा 40 जो है वो अपने आप में 0, फिर 41 जब आएगा तो ये 40 से ज़्यादा है, मतलब +1, 42 कितना है +2, फिर 43 कितना है +3, ऐसे ही 44 कितना है +4 और 45 कितना है +5। जितने पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म्स को कट कर दें उनको कट कर दो। देखो जैसे 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 4 और 3 7 तो 7 भी कट हो जाएगा। ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल आउट और 1 से 1 कैंसिल आउट। क्या बचा यहाँ से 0, यानी कि 0 बचा। अब आप एक चीज़ देखो, अगर ये 1 होता, 2 होता, 3 होता तो हम प्लस कर देते इसमें, और अगर नेगेटिव होता तो माइनस कर देते। फिलहाल 0 प्लस हो रहा है तो 40, यानी कि एवरेज जो आएगा ना इन नंबर्स का वो 40 ही आएगा। अगर एवरेज 40 ही है तो हमसे पूछा है कि औसत भार से अधिक भार वाले छात्र कितने हैं, तो 40 से आगे कितने लिखे हैं 5, इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118, तो इसमें ये कहा गया है कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। तो आप ये देखो कि 50% का हम फ्रैक्शन जानते हैं 1/2 होता है, मतलब 2 का 50% 1 होगा। तो आप ऐसे कहो कि ए और बी के अगर मैं वेतन का रेशियो निकालने लगूं तो वो कितना आएगा। ए का वेतन अगर 3 होगा तो बी का वेतन 2 होगा, मतलब 2 का 50% निकाल के उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो वो 3 बन गया। इस तरह से मुझे दोनों का रेशियो मिल गया। तो आप ये देखो पूछा गया है कि बी का वेतन ए से कितना कम है। तो आप ये देखो कि कितना कम है, 1 कम है। कितने पर? 3 पर। तो आप कहो 1/3 इंटू 100 हम कर देंगे, और 1/3 का कितना परसेंटेज बनता है? 33.5% या 33 होल 1/3%। तो बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, इसमें ये कहा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं पहली 5 होंगी कौन सी। तो ये होंगी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। एक चीज का ध्यान रखना, 1 जो होती है ना वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो आपके क्वेश्चन को अक्सर गलत करवाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 2 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमसे कहा गया है कि माध्यिका निकालो। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑलरेडी ये लिखे हुए हैं, और फिर उसके बाद में अगर ये संख्या जो कि n है, n क्या, यानी कि कितने नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये 5 दिए हुए हैं। अगर ये संख्या विषम है तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 वा पद ही माध्यिका होती है। तो n कितना हो गया 5 प्लस 1/2, यानी कि ये आएगा 6/2, मतलब 3। यानी कि थर्ड टर्म जो होगा ना वही मीडियन होगी। तो थर्ड टर्म में देखो पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि 5 ही इसकी मीडियन है। तो ऑप्शन ए जो होगा ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर बाई चांस यहाँ पर n की जगह एक सम संख्या होती तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता, फिर बनता n/2 वा पद और प्लस n/2 प्लस 1 वा पद और इसके अपॉन में 2। यहाँ से आपकी मीडियन निकल कर आती। फिलहाल हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 5, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 120 को, तो इसमें ये कहा गया है कि एक आदमी जो है एक पुराना फ़ोन खरीदता है 4000 में, और फिर उस पर 2000 रुपए खर्च करता है उसकी रिपेयरिंग में, और फिर कहा जा रहा है कि उसे 7500 में वो बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप ये देखो कि अगर मैं इसका पोस्ट प्राइस देखूं तो मैंने कोई फ़ोन खरीदा 4000 रुपए का और उस पर 2000 रुपए उसके रिपेयरिंग में खर्च कर दिए, तो ये सारे पैसे गए तो मेरी जेब से ही ना। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना हो गया 6000 रुपया, और उसको मैंने बेच कितने का दिया। एसपी बराबर आ गया यहाँ से 7500। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसने प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 1500 रुपये ऊपर रखो और अपॉन में ये किस पर हुआ, जो मेरी जेब से गया है, यानी कि 6000 रुपया। सीपी पर कैलकुलेट करते हैं और गुणा 100। तो आप क्या काम करोगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, और ये यहाँ से 15 से काट दो ये 100 बार, और 15 चौका 60 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। यानी कि मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ, जो कि मुझे ऑप्शन सी में दिया है, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 125 को, तो यहाँ पर 256 दिया हुआ है और नीचे यहाँ पर पावर दिख रही है 4। तो आपको क्या काम करना है, 256 को ना प्राइम फैक्टर कर लो इस तरह से कि ये 256 है, पहले 2 से कट करो, 2 2 2 जा 4 8, इस तरह से बना लो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि 256 को ना मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। अगर ये 2 की पावर 8 है तो आप इसमें भर दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और इनटू पावर में कितना है 3/4, तो ये हो गया। अब 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि ये 2 की पावर 2 इंटू 3 बच जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है उसके बराबर है। अब देखो घन घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि एक्स का क्यूब, और इक्वल्स टू घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो आपको क्या करना है, एक्स क्यूब के बराबर कर देना है एल इंटू बी, यानी कि 9 इंटू 6 इंटू 4 को। तो आपसे पूछा है कि घन की भुजा क्या होगी, तो आपको पता है इधर क्यूब आ रहा है, तो क्यूब का मतलब इधर ये जो नंबर्स दिए हैं ना इनका कोई क्यूब ही बनना चाहिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय ब्रेक करो। ब्रेक कैसे करो, देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, ऐसे ही 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। अब देखो पेयर बनाओ यहाँ पर 3 का और ये भी 3 का, तो 3 आ जाएगा एक और एक 2 आ जाएगा। तो आपसे कहा गया है कि एक्स क्यूब किसके बराबर होगा, तो क्यूब रूट ऑफ इसके, यानी कि 6 आ जाएगा इसका आंसर। फिलहाल मतलब इसको हम कहेंगे कि 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक्स को इधर से एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 6 इंटू 4 कर दिया। तो इसको इंटू करने की बजाय आप 3 के पेयर बना लो, क्योंकि ऊपर क्या है क्यूब रूट है, और चाहे तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर होगा, यानी कि 6। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 127, उसमें ये कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 19404 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो देखो इसके लिए ना आपको इसे प्राइम फैक्टर करना ही पड़ेगा। मतलब 19404 को आप सबसे पहले 2 से कट करो, तो 2 नीम 18 होंगे, 2 सत्ते 14, 0 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब ये आ गया 4851, तो ये किससे कट जाएगा 3 से, 3 बन जा 3, और 3 छिंक 18, और 3 एकम 3 सत्ते 21, 16 और 17। अब फिर से ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 पंजे 15, और 3 तिया 9, और 3 नम 27, 539। और फिर इसको आप कट करो 11 से, तो 11 से ये कट होगा 11 चौक 44, और 11 9 बार, ठीक है। फिर 7 से कट जाएगा 7 बार, और फिर 7 से 1 बार। अब देखो यहाँ से हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो जिसका पेयर बन गया वो तो ऑलरेडी बना देगा, है ना। 3 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बना मुझे उसी से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 11 जो होगा ना वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 11 से डिवाइड करने के बाद ये 7, ये 3 और ये 2, तो 3 दूनी 6 सत्ते 42, मतलब 42 का स्क्वायर बनेगा अगर मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड कर देता हूँ तो, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 128 को, तो उसमें ये कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है 14। मतलब आप ये कहो कि एक संख्या अगर मैंने x मान ली और दूसरी y, तो उन दोनों को जोड़कर 14 आ रहा है, तथा उनका अंतर 10 है। मतलब x माइनस वाई अगर मैं कर दूं तो वो कितना है 10 है। तो पूछ रहे हैं उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मतलब x y आपसे पूछा गया है। अगर मैं x और y निकाल लूं तो वैल्यूज में भर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो। प्लस करोगे तो देखो y से y कट जाएगा, इधर मिलेगा 2x, और इधर ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 24। मतलब 2 से इसको काट दो तो ये 12 बार आ जाएगा। मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 12। अगर x आपके पास 12 आया है तो इस वैल्यू को उठाओ और पहली इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, यानी कि y इक्वल्स टू कितना आ गया 2। इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख दो, तो 12 इंटू 2 कितना होता है 24। तो 24 ही इसका आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 को, उसमें ये कहा गया है कि कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। तो आप ये सोचो 2 गुना कोई धन कब होगा, जितना अमाउंट हम लगाएं
उतना ही हमें ब्याज मिल जाए, तभी तो होगा। और साधारण ब्याज की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप ये देखो कि पी और एसआई दोनों अगर बराबर हो जाए तब ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पी की जगह पर पी रहने दिया और एसआई की जगह पर पी भर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रखा है 10 और इंटू टाइम मुझे निकालना है तो टी और अपॉन 100। ठीक है। इस वाले 2 से पी से पी कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। यानी कि 10 साल में ना मुझे इतना ब्याज मिलेगा जितना पैसा मैं लगाऊंगा। तो मेरा धन जो है वो दोगुना हो जाएगा। मतलब 10 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130 को। तो यहाँ पर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अगर आपसे ये कहा जाए कि ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 2:3 और फिर बी रेशियो सी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 6:5। तो आपसे पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तो देखो इसका इंटू इसमें करो तो 6 दूनी 12। ठीक है। और फिर इसका इंटू इसमें करो तो 6 तिया 18 और फिर इसका इंटू इसमें करो 5 तिया 15। तो यहाँ से ये तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। यानी कि 4:6:5 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब बी ऑप्शन जो है ना वही करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131। इसमें आपको नंबर्स दिए हैं पी क्यू आर एस और टी। 5 क्रमागत विषम संख्या है। अगर 5 क्रमागत विषम संख्याएं बोली हैं तो आप अपने मन से कंसीडर कर लो 1, 3, 5, 7 और 9। ये 5 है और क्रमागत है और विषम है। ठीक है। तो इनमें से कौन-सा इनका औसत नहीं हो सकता? अगर मैं इसका औसत निकालने की कोशिश करूँ तो इन सारे नंबर्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इन सबको ऐड करो। देखो 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। यानी कि 25/5 ये कट के कितना आ गया 5। मतलब बीच वाला जो नंबर है यही है। अब इनके नाम दे दो। पहला बी था, दूसरा क्यू, तीसरा आर, चौथा एस और पांचवा टी। तो आप ये देखो कि आर ही तो मेरा 5 आया। तो इसका मतलब आर आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर आ जाओ। इसमें कहा है कि कौन सा इनका औसत नहीं हो सकता। देखो पी स्टार्टिंग में 1 दिया है और उसमें अगर मैं 4 जोड़ूं तो मुझे 5 मिल जाएगा। मतलब ये तो हो सकता है। आर हो सकता है क्या? आर ऑलरेडी हमारा आया था, ये भी हो सकता है। अच्छा इन सारे नंबर्स को जोड़कर अगर 5 से डिवाइड करें तो वो भी औसत हो सकता है। लेकिन ये औसत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि औसत निकालने के लिए मुझे नंबर्स को इंटू में नहीं रखना होता, प्लस में रखना होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132। उसमें ये कहा गया है कि षटभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। देखो इसके लिए ट्रिक याद रखो। षटभुज का मतलब है 6 भुजाओं वाला। तो मैंने 6 भुजाओं वाला एक पॉलीगन बना लिया। ये हो गया। ठीक है। अब इसके किसी भी एक कॉर्नर से ना इसे ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। देखो एक ट्राइंगल ये हो गया नीचे, एक इधर, एक इधर। ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने ट्राइंगल हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। 4 ट्राइंगल। और एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 से इसका इंटू कर दो। 18 चौक 72 यानी कि 720। तो डी ऑप्शन जो होगा ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133। तो 133 में आपसे ये कहा गया है कि यदि एक तालाब की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 मीटर और 6 मीटर है तथा इसमें इतने मीटर पानी आ सकता है तो इसकी गहराई क्या होगी। तो देखो ये घनाभाकार हो गया। मतलब L इंटू बी इंटू एच यही तो इसका वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना है 210 और लेंथ कितनी दी है 7 और गुना 6 और हाइट आपसे पूछी है। तो आप इसको क्या काम करो इससे कट कर लो। देखो 7 से ही कट जाएगा 7 या 21 30 और 6 से कट जाएगा 5। यानी कि h बराबर कितना आ गया 5 मीटर। वही इसका आंसर है। ऑप्शन ए जो है ना वही करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134। इसमें ये कहा गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्यों से 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है। तो इसको समझो आप। ऐसे मान के चलो कि क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए होगा 100 रुपए होगा। ये हो गया सीपी। लेकिन वो उस पर लिख कितना रहा है 120 लिख रहा है। मतलब एमआरपी वो लिख रहा है कितना 120। क्योंकि 20% ज़्यादा है ना। तो 100 का 20% हो गया 20 और 20 उसने ज़्यादा लिखा है तो 120 लिख रहा होगा। और फिर कह रहे हैं कि और बिक्री के समय पर 10% की छूट देता है। अगर वो 100
₹20 पर, क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 10% की, तो 90% में बेच रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 120 का अगर मैं 90% निकाल लूँ, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएँगे और 12 निमा 108, यानी कि वो बेच कितने का रहा है? एसपी आ गया उसका ₹108, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक उसे कितने का प्रॉफ़िट हो रहा है? तो आप कहोगे 8 का प्रॉफ़िट हो रहा है और 100 पर। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 8/100 गुणा 100 ऐसे तो निकालेंगे। तो आप कहोगे 8%, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 500 का x प्रतिशत मतलब 500 इंटू एक्स अपॉन 100 और 300 के y% के बराबर है, यानी कि 300 इंटू वाई अपॉन 100। तो ये आपस में बराबर है। तो आपसे पूछा है x रेशियो y कितना होगा। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इधर x ही रहने दो, उधर के y को अपॉन में ले आओ, उधर 3 ऐसे रहने दो, 5 को अपॉन में ले जाओ। मतलब ये कितना हो गया? 3:5, मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136 को। अब 136 जो है ना, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल भी गलती मत करना मल्टीप्लाई की, इसमें अक्सर एक आइडेंटिटी बनती है। देखो ये सेम नंबर है और सेम नंबर है तो मैं बोलूंगा ये ए स्क्वायर है। ऐसे ही लास्ट में भी देखो सेम नंबर है तो ये क्या है? बी स्क्वायर है। बीच में माइनस है और 2ab, तो यानी कि ये हो गया 2ab। आप ये बताओ कि ये फॉर्मूला किसका होता है? तो आप कहोगे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब a की वैल्यू कितनी लिखी है? 11.3 और माइनस b की वैल्यू कितनी है? 1.3 और उसका स्क्वायर। दोनों को माइनस किया तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ 100, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137 जो कि लैडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ये नीचे वाले टर्म को सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि ये आएगा 3/2। अब क्योंकि ये 1 के अपॉन में है तो ये घूम के ऊपर पहुंचेगा, मतलब जब मैं इस पूरे टर्म को लिखूंगा इतने को, तो ये बन जाएगा 1 + 2/3। इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 और 2 5, 5/3। अब ये 5/3 इस पूरे की जगह पर आएगा तो ये बनेगा फिर 1 माइनस 1/5/3। तो ये 3 ऊपर पहुंचेगा, मतलब ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 3/5। तो 5 पंजा 5, ये हो गया 2/5 और 2/5 हमें कौन सा दिख रहा है? बी ऑप्शन। तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138 को। तो इसमें ये कहा गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनका लासा आपको 84 दिया है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? देखो अभी मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम किसके बराबर होता है? ए इंटू बी इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, जहां पर ए और बी जो है दोनों को प्राइम नंबर्स है। अब देखो एलसीएम आपको दे रखा है 84 इक्वल्स टू, दोनों नंबर्स भी दिए हैं 3 और 4, और एचसीएफ आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, मतलब एचसीएफ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 7 आ गई। अगर एचसीएफ 7 है तो पहले नंबर में भी 7 से इंटू कर दो और दूसरे नंबर में भी 7 से इंटू कर दो। तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। तो आपको पता है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 28, मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना, वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139 को। इसमें ये कहा गया है कि m और n क्रमशः सम और विषम पूर्णांक है, मतलब m जो है वो एक सम संख्या है और n जो है वो एक विषम संख्या है। तो आपसे कहा गया है कि जो प्रतिबंध इसको संतुष्ट करती हैं। अब देखो यहाँ पर पहला प्रतिबंध है कि 11 से बड़ा है m और छोटा है 13 से। तो आप एक बात बताओ, m एक सम संख्या है, तो 11 से बड़ी और 13 से छोटी सम संख्या क्या होगी? भाई 12 ही होगी। ठीक है, और दूसरी बात कंडीशन हमें क्या दी है कि 12 से बड़ा है n और छोटा या बराबर है 14 के। और n के बारे में बोला है वो एक विषम संख्या है, तो 12 से बड़ी और 13 से छोटी, वो 12 से बड़ी और 14 से छोटी विषम संख्या क्या होगी? 13। तो यानी कि n की जो वैल्यू है वो 13 है। तो आपसे पूछा इनका सम कितना होगा, दोनों को प्लस कर दिया 25 आ गया। मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140। इसमें ये कहा गया है कि एक कक्षा के 70 विद्यार्थियों में से प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलता है। यदि 40 छात्र क्रिकेट और 37 छात्र जो है हॉकी खेलते हैं। तो देखो इसके लिए ना आप एक डायग्राम बना लो ऐसे दोनों कट करते हुए। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, मतलब 40 को और 37 को प्लस करूं, तो ये कितना आएगा? 77।
इसका मतलब यहाँ पर टोटल छात्र तो हमें 70 दिए हुए थे, लेकिन यहाँ आ रहे 77। तो 7 जो है ना मैंने 2 बार काउंट कर लिए, और 7 जो 2 बार काउंट किए उन्हें बीच में रखो यहाँ। ठीक है? हमसे पूछा क्या है? तब दोनों खेल खेलने वालों की संख्या ही क्या होगी? यही पूछ रखा है 7। तो आप क्या काम करो, सी आंसर मार्क कर दो। इससे आगे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल हमसे इतना ही पूछा है, तो हम 7 मार्क करके ही आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन दिया है 141 42। इन दोनों के लिए एक पाई चार्ट आपके सामने है और कुल लोगों की संख्या आपको दे रखी है। अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि व्यापार की तुलना में सेवा में सम्मिलित लोगों की संख्या कितनी अधिक है। तो देखो व्यापार में आपको दिख रहा है यहाँ पर 10% और सेवा में दिख रहा है 20%। तो ये कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 10% ज़्यादा है। तो आपसे ज़्यादा ही पूछा है। कितने उनमें? यहाँ पर दिए हैं 20,000। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या काम करोगे, 20,000 का 10% निकाल दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा, 2,000, जो कि मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कृषि क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं। तो कृषि क्षेत्र में आपको दिख रहा है यहाँ 30%। तो 20,000 का 30% निकाल दो। तो कितना आएगा ये, 20,000 गुणा 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 2 जा 6, यानी कि 6,000 इसका आंसर आएगा। मतलब ए ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 को। तो उसमें ये कहा गया है कि ए और बी एक कंपनी में साझेदार हैं। उनके लाभ का अनुपात दे रखा है 5:4। ठीक है? यदि कंपनी को कुल 14,400 रुपए का लाभ होता है तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखो ए का हिस्सा है 5 यूनिट। तो आप ये कहो कि ए का हिस्सा हम निकाल रहे हैं 5/, दोनों का जो लाभ होगा वो अपॉन में, यानी कि 5 और 4 9। और कितना पैसा कमाया है इन्होंने, 14,400 रुपए। ठीक है? तो 9 से इसको काट दो तो 1600 बार कट जाएगा और 16 पंजे 80, यानी कि 8,000 रुपया जो है ना वो ए का शेयर है। मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144। इसमें ये कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। ठीक है? अब देखो समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हो, वो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि 9 12 और 15 की ट्रिपलेट होती है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 5, यहाँ से भी ट्रिपलेट होल्ड होगी, और 3 4 5 की भी ट्रिपलेट होती है, लेकिन इसकी कोई ट्रिपलेट नहीं होती। ये ट्रिपलेट क्या चीज़ होती है? ट्रिपलेट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बाकी के 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 25, और ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 9। तो आप देखो ये 25 बराबर 25 सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसी को हम बोल देते हैं कि 5 4 और 3 की ट्रिपलेट होती है, और ट्रिपलेट होती है तो ये 3 तो ट्रिपलेट बनाएंगे, लेकिन चौथा वाला जो नंबर है इनकी ट्रिपलेट नहीं बनेगी। इसलिए डी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145। इसमें ये कहा गया है कि एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि ऐसे 4 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे जाएं कि प्रत्येक मेज का किनारा अन्य दो को स्पर्श करे, तो उनके बीच खाली स्थान यानी कि शेडेड एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। अब देखो इस वाले फिगर को ना मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको ऐसे रहने दो, और ये जो बन रहा है ना इतना, ये है हमारा एक चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब एक वृत्त का चौथाई हिस्सा। ठीक है? यही तो है। इसको पलट के लगा दिया। अब आप क्या काम करो, इन चारों को एक साथ मिलाकर सर्कल बना दो बीच में ऐसे, ये वाला। ठीक है? तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बनाया है ये वाला, और जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो, ये दोनों सेम है। तो अगर मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड। ठीक है? साइड इंटू साइड। और इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब देखो साइड कितनी होगी, क्योंकि व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है। अब व्यास होगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, तो इससे आधा 1 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी आधा 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस वर्ग की भुजा आ गई 2, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3.14, और इंटू आर। आर कितना लेंगे, जो कि वृत्त की रेडियस है वो 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर। मतलब 2 2 जा 4 हो गया, और माइनस 3.14। तो आपको क्या करना है, 4.00 में से 3.
1 4 को माइनस करना है। तो 10 में से 4 गए तो 6 बचे और ये 9 में से 1 गया तो 8 और इधर 0 यानी कि 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146 को। तो उसमें कहा है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो 10 से पूर्णतः विभाजित होने वाली दो अंकों की पहली संख्या 10 ही होगी, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर इस तरीके से कहाँ तक पहुंचेंगे ये? 90 तक। 90 के बाद में जो अगला नंबर आता है वो 100 होगा और 100 जो है वो 3 अंकों की संख्या में शामिल होगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास 60, 70 और 80 बस यही नंबर्स हैं जो बोर्ड पर लिखे हैं, इतने ही हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब बी ऑप्शन जो है ना वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147। इसमें ये कहा गया है कि 3 नियमित षटभुज जिनमें से प्रत्येक की परिधि, परिधि का मतलब होता है चारों तरफ का रास्ता, मतलब यहां से अगर हम चलें ये ये और ये, तो टोटल कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। मतलब 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितने के बराबर है? 120 के। तो आप कहो 6 से इसको हम कट कर देंगे, 6 दूनी 12, मतलब इसकी जो एक भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की है? 20 सेंटीमीटर की है। तो कह रहे हैं चित्र में दर्शाए गए इस तरीके से जोड़ा गया है, तो इस आकृति की परिधि क्या होगी? अब देखो यहाँ पर ना याद रखने वाली बात क्या है, जब आप इस फिगर की परिधि निकालोगे ना तो बीच में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन शामिल नहीं करोगे। सिर्फ क्या, यहाँ से चलो ये रास्ता, ये फिर ये, ऐसे करके। परिधि का मतलब होता है चारों तरफ का बॉर्डर या टेरिटरी। तो ये वाला एरिया हमको शामिल करना है, जो बीच वाला हिस्सा है ना वो शामिल नहीं करेंगे। तो ये कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब टोटल कितनी है? 14। और एक की लेंथ कितनी है? 20। तो 14 इंटू 20 यानी कि 14 दूनी 28, 280। मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148 को। तो इसमें ये कहा गया है कि 42 अपॉन 165 की जो वैल्यू है वो m अपॉन 330 के बराबर है। तो यहाँ से पहले आप m निकाल लो, तो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 5 बार, और ये 11 तिया 33, ठीक है। 15 से इसको काट लो, 15 दूनी 30, और फिर m बराबर कितना आ जाएगा? 42 की 2 से इंटू कर लो यानी कि 84। तो आपको यहाँ से m की वैल्यू मिल गई और इस m की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख दो, तो ये कितना आएगा? 84 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 84 अपॉन 3 माइनस 4। अब इसे सॉल्व करो तो 2 से ये कट जाएगा, देखो 4 और 2 बार, और 42 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 48 अपॉन, ऐसे ही 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, माइनस होकर कितना बचा? 24। तो 24 से ही कट जाएगा 2 बार, मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर जो होगा वो 2 होगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149। इसमें ये कहा गया है कि एक आयताकार प्रांगण है जिसकी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी है को समान आकार के वर्गाकार टाइल्स से पक्का किया जाना है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो, देखो आयताकार प्रांगण है, अगर उसका एरिया में निकालता हूं तो वो आ जाएगा 1024 इंटू 240, ठीक है। अब इसके अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आएगा? जो हमें वर्गाकार टाइल दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड। तो आप ये देखो कि यहाँ से मुझसे पूछा है मैक्सिमम लंबाई कितनी होगी। तो पहली बार में आप 24 से ट्राई करो, फिर 16, फिर 12 और फिर 8। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्योंकि हमसे अधिकतम पूछी है ना, इसलिए हम 24 से स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर मैं ये मानूं कि वर्गाकार टाइल की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर होगी, तो अपॉन में क्या आएगा? 24 इंटू 24। यहाँ से नंबर ऑफ टाइल जो है एक पूरा नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो 24 से देखो ये तो 10 बार कट गया, और 24 से इसको अगर मैं काटूं तो इसको हम 2 से काट लेते हैं पहले, या 4 से काटो, 4 छिंग 24, और 4 से ही कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। अब देखो 6 से ही कट सकता है क्या? 6 चौक 24 और 16 बचा, तो ये तो नहीं कटेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं है। सी नहीं है तो बी ट्राई करो। तो बी में क्या आएगा? 1024 इंटू 240 और अपॉन में आएगा 16 इंटू 60, ठीक है। अब इसको काटो,
तो 8 से इसको काटते हैं, देखो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है। फिर 2 से काटो, तो 2 से 15 बार कट जाएगा। ऐसे इसको भी काटो, देखो 8 से काटो, फिर 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और यहाँ से बचे 2, तो 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, फिर 2 से कट जाएगा ये 128, ये आ गया 6 और 4 बार। मतलब 16 से दोनों बार में कट जा रहा है और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 होगा। अगर 16 इसका आंसर नहीं होता तो फिर मैं 12 से ट्राई करता और 12 से भी नहीं होता तो फिर 8 इसका आंसर हो जाता। फिलहाल आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व होगा। और इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि 150 है, इसमें ये कहा गया है कि एक त्रिआयामी आकृति जिसमें 5 फलक, 8 किनारे और 5 शीर्ष हो, आपको बताना है। तो देखो पहले वाले में देखो 1, 2, 3, 4 और एक 5, 5 शीर्ष हो गए इसमें, तो 5 शीर्ष इसी वाले में है। देखो इसमें कोई शीर्ष नहीं है। यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 है, इसको भी हटा दिया। और यहाँ पर कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये वाला भी हटा दिया। मतलब ए ऑप्शन जो है ना वही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये 50 के 50 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहिए। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस पेपर्स जो मैंने सॉल्व करके चैनल पर पोस्ट किए हुए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर मैं कई सारी वीडियोज़ के लिंक दूँगा। और इससे अलग आप मैथमेटिक्स को भी पढ़ना चाहते हैं और रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की और प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसमें रीजनिंग के अलग-अलग टॉपिक्स को पढ़ाया है जो कि यूके ट्रिपल एससी के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप उसको एक बार ज़रूर विज़िट करें। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।